अब हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की कुछ फॉर्म्स पढ़ लेते हैं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल इज जनरलाइज नोडल ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसमें क्या होता है, हाथों के जो इंटरफेरेंजियल ज्वाइंट्स होते हैं, मोर देन वन इंटरफेरेंजियल ज्वाइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ये मोस्ट कॉमनली कहाँ किस में प्रेजेंट होता है, ये फॉर्म फीमेल्स में प्रेजेंट होती है। इसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि अगर मदर को है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि डॉटर को भी नोडल ऑस्टियोआर्थराइटिस हो। इसके अलावा अगर फीमेल को नोडल ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो उसको नी ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप करने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा एज जो है वो मोर देन 40 ईयर्स ऑफ एज के पेशेंट ज़्यादा होते हैं। और इसके अलावा इसमें हमारे पास क्या फीचर्स मिलते हैं, सबसे पहले तो जो जॉइंट इन्वॉल्व होगा वहाँ पे हमें क्या मिलेगी, पेन मिलेगी। इसके अलावा वहाँ हमें क्या मिलेगा, स्टिफनेस मिलेगी और साथ साथ स्वेलिंग भी मिलेगी। अब मैंने क्या बताया था कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमें क्या मिलते हैं, ऑस्टियोफाइट्स मिलते हैं। यही ऑस्टियोफाइट्स जो है ये हमें नज़र किस फॉर्म में आते हैं, नोड्यूल्स की फॉर्म में नज़र आते हैं। अगर ये नोड्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, PIP प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट में, तो तब हम इन्हें बोलेंगे बोचार्ड्स नोड्यूल। और जब ये नोड्यूल्स प्रेजेंट होंगे डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट में, तब हम इन्हें बोलेंगे हेबर्डन्स नोड्यूल। कैसे याद रखेंगे, प्रॉक्सिमल पहले आते हैं तो बोचार्ड नोड्स पहले आएंगे, और डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट बाद में आता है तो हेबर्डन नोड्स जो है वो बाद में आएंगे। दीज आर नोड्स एक्चुअली में है क्या, दीज आर ऑस्टियोफाइट्स। उसके बाद क्या होता है, हम पर यहाँ पे डिफॉर्मिटी क्या आ सकती है कि हैंड्स जो है उनकी लैटरल डेविएशन भी हो सकती है। और जो फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट है उसकी इन्वॉल्वमेंट भी कॉमन होती है। ये कैसे पता चलता है फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट की इन्वॉल्वमेंट है, जब भी कोई बॉटल वगैरह का कैप खोलते हुए अगर पेन हो रही है, नहीं खुल रहा, तो दैट मीन्स फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट इज इन्वॉल्व। इसके अलावा कहना है कि इसकी प्रोग्नोसिस जो है वो अच्छी है। इसमें क्या होता है, हैंड फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, हैंड फंक्शन जो है वो अच्छा रहता है। और जो सिम्टम्स है लाइक पेन, स्टिफनेस, टेंडरनेस, ये तब तक रहते हैं जब तक ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो रहा होता है। जब डेवलप हो जाता है उसके बाद क्या होता है, सिम्टम्स वगैरह सबसाइड कर जाते हैं। सेकेंड फॉर्म है स्पाइन ऑस्टियोआर्थराइटिस। स्पाइन ऑस्टियोआर्थराइटिस, अब स्पाइन में भी कौन से रीजन ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, सबसे पहले हमारे पास सर्वाइकल रीजन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। इसको हम बोलते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। और इसके अलावा लंबर रीजन इन्वॉल्व होता है, लंबर स्पॉन्डिलोसिस। सर्वाइकल रीजन इन्वॉल्व होगा तो हमारे पास क्या फीचर्स आएंगे, जाहिर सी बात है हमें पेन कहाँ होगा, नेक पे पेन होगा, और वो पेन रेडिएट कहाँ करेगा, आर्म्स में रेडिएट करेगा। जबकि लंबर स्पॉन्डिलोसिस का जो पेन होगा ये हमारे पास लोअर बैक पेन होगा, और ये रेडिएट कहाँ करेगा, ये बटक्स और लेग्स में रेडिएट करेगा। इसके अलावा लंबर स्पॉन्डिलोसिस के साथ नर्व कंप्रेशन वगैरह के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि हमें डिफरेंट न्यूरोलॉजिकल साइन मिलते हैं। और वही पेन की वही बात कि जब अगर रेस्ट करेंगे तो पेन रिलीव हो जाएगा, मूवमेंट से पेन एग्जैसरबेट होगा। इसके अलावा लंबर स्पॉन्डिलोसिस में एक और चीज़ होती है, जो लंबर लॉर्डोसिस होते हैं, यानी कि जो स्पेसिफिक कर्व होता है उसमें एब्नॉर्मेलिटी आती है, लंबर लॉर्डोसिस जो है ये लॉस हो जाता है। इसके अलावा एक टेस्ट होता है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेट लेग रेज टेस्ट। ये टेस्ट भी हमारे पास लंबर स्पॉन्डिलोसिस में पॉजिटिव आता है। देन हमारे पास नी ऑस्टियोआर्थराइटिस आ जाता है। इसमें भी ये कि जो हमारा पटेलो फिमोरल रीजन होता है और जो हमारे पास टिबियो फिमोरल रीजन होता है, टिबियो फिमोरल भी मीडियल रीजन, ये दोनों रीजन ज़्यादातर इन्वॉल्व होते हैं। अगर विमेन में नी ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा तो वो ज़्यादातर बायलैटरल होता है, जबकि अगर मेल्स में होगा तो वो ज़्यादातर यूनिलैटरल होता है और उसका कॉज ज़्यादातर ट्रॉमा होता है। इसके अलावा इसमें जो प्रेजेंटेशन होती है पेशेंट की, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंटेल्जिक गेट। इंटेल्जिक गेट का मतलब है कि जिस नी जॉइंट में प्रॉब्लम है, जब पेशेंट चलेगा तो उस नी जॉइंट पे कम वेट डालेगा, यानी कि वो उस टांग पे वेट जो है वो थोड़े टाइम के लिए रखेगा, फ़ौरन से दूसरी टांग पे स्विच हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं इंटेल्जिक गेट। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, वेरस डिफॉर्मिटी आती है। वेरस डिफॉर्मिटी का मतलब है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास नी जॉइंट है, ये फीमर है, ये लोअर लेग है, हमारे पास ये नी जॉइंट है और ये लोअर लेग है, ये टूवर्ड्स द बॉडी जब
लेम हो जाए, इसे हम बोलते हैं वेरस डिफॉर्मिटी। जबकि रूमेटाइड आर्थराइटिस में हमारे पास क्या थी, वेल्गस डिफॉर्मिटी, तब अवे फ्रॉम द बॉडी, वेल्गस मीन्स अवे फ्रॉम द बॉडी। इसके अलावा जो सारी पेन के फीचर्स है कि मूवमेंट पे एग्जेसरबेट करेगा, रेस्ट पे रिलीव हो जाएगा, इसके साथ क्वाड्रिसेप्स मसल एसोसिएटेड है, तो हमारे पास उस मसल की क्या हो जाएगी, वेस्टिंग हो जाएगी। इसके अलावा कोर्स क्रैपिटस यहाँ भी मिलेंगे, और जितनी भी नी की बेंडिंग मूवमेंट्स वगैरह होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर स्टेयर्स चढ़ रहे हैं या फिर आप बैठ के सॉक्स वगैरह या शूज़ वगैरह पहन रहे हैं, जहाँ जहाँ नी जॉइंट इन्वॉल्व होगा तब तब वो मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। और इसके अलावा एक और ख़ास बात कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो है क्रिस्टल डिपोजिशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस के ख़ास फीचर्स ये हैं कि यहाँ पे जो सुपीरियर रिस्पेक्टिव जॉइंट है वो इन्वॉल्व होता है। आहिस्ता आहिस्ता फीमर हेड जो है उसकी सुपीरियर लैटरल माइग्रेशन हो जाती है। इसके अलावा हमें जो पेन है वो इन रीजन्स में फील होती है। एंटीरियर ग्राउंड में, बटक्स रीजन में पेन रेडिएट करता है, एंटीरियर लैटरल थाई में एंड शिन में। इसके अलावा क्या है, वही वीकनेस और वेस्टिंग हो जाती है मसल्स की। कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं यहाँ पे, क्वाड्रिसेप्स मसल्स इन्वॉल्व होती हैं एंड ग्लूटियल मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। यहाँ पे जो एंटीरियर ग्राउंड में जो पेन है उसका ख़ास फीचर बताया हुआ है कि जहाँ हम फेमोरल पल्स फील करते हैं, फेमोरल पल्स जहाँ फील करते हैं उसके लैटरल रीजन में पेन प्रोमिनेंट होता है। इन पेशेंट्स में भी हमें क्या मिलता है, इंटैल्जिक गेट मिलता है, जैसे कि हमें नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट में मिल रहा था। इसके अलावा ख़ास बात यह है कि जब हिप जॉइंट की इंटरनल रोटेशन होती है, इंटरनल रोटेशन होती है विद हिप फ्लेक्स्ड, तो ये सबसे ज़्यादा अर्लीस्ट साइन होता है जो ये बताता है कि हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। इसे हम अर्लीस्ट एंड मोस्ट सेंसिटिव साइन कहते हैं हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस का। यानी कि इसमें जो इंटरनल रोटेशन होती है हिप जॉइंट की, ये मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। इसके अलावा क्या होता है कि जब पेशेंट अगर लैटरल साइड पे हिप पेन है और जब पेशेंट उस तरफ लाई करता है, लेटता है, तो पेन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से हमारे पास सेकेंडरीली ट्रोसेंट्रिक और ट्रोकेंट्रिक बर्साइटिस जो है वो डेवलप हो गया है। इसके अलावा जो लेग इन्वॉल्व होती है वो लेग जो है वो हमें क्या लगती है, शॉर्टनिंग हो गई है उस लेग की। शॉर्टनिंग क्यों हो जाती है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जो फेमोरल हेड है उसकी सुपीरियर लैटरल माइग्रेशन हो जाती है, तो लेग जो है हमें शॉर्टन दिखती है। अब हम पढ़ेंगे कि इन्वेस्टिगेशंस कौन सी करवानी है। सबसे पहले जो बेसिक होती है, सीबीसी करवा ली, हम ईएसआर करवा लिया, सीआरपी करवा लिया, ये हमें सब मोस्ट कॉमनली क्या मिलता है, नॉर्मल मिलता है। क्यों, बिकॉज इट इज़ एन नॉन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन। और अगर हम एंटीबॉडी टेस्ट वगैरह करवाते हैं, जैसे एएनए एंटीबॉडी टेस्ट करवा लिया, रूमेटाइड फैक्टर, तो ये हमें इसमें एब्सेंट मिलते हैं। तो क्लिनिकल फीचर से अंदाज़ा हो जाता है दैट दिस इज नॉट रूमेटाइड आर्थराइटिस। तो ये वाले टेस्ट जो है फिर वो इतने सिग्निफिकेंट नहीं होते। जो इसमें मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दैट इज़ एक्सरे। और ऑस्टियोआर्थराइटिस का एक्सरे जो है वो बहुत ही क्लासिकल पिक्चर देता है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले क्या होता है कि जो जॉइंट स्पेस होती है वो नैरो हो जाती है। और ये फीचर्स हमें हमेशा ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट के एक्सरेज में मिलते हैं। जॉइंट स्पेस जो है वो नैरो हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास बोनी स्पर्स या बोनी आउटग्रोथ्स मिलती है जिन्हें हम कहते हैं ऑस्टियोफाइट्स। इसके अलावा सबकॉन्ड्रल रीजन में मैंने कहा था स्क्लेरोसिस हो रही है, तो वहाँ सबकॉन्ड्रल बोन फॉर्मेशन। इसके अलावा कभी कभार हमें बोन सिस्ट भी मिलते हैं। और जो मेन फीचर यहाँ पे क्या, कि यहाँ पे एंकाइलोसिस जो है वो हमें नहीं मिलती, जो कि रूमेटाइड आर्थराइटिस में हमें एंकाइलोसिस मिलती है। व्हाट इज़ एंकाइलोसिस? एंकाइलोसिस इज जॉइंट फ्यूजन। ये हमें एक्सरे ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिक पेशेंट में नहीं मिलती। इसके अलावा फिर डेविडसन में बताया गया है कि एक्सरे हिप जॉइंट का एक्सरे ज़्यादातर पोस्टीरो एंटीरियर व्यू में किया जाता है, जबकि नी जॉइंट का एक्सरे ज़्यादातर एंटीरो पोस्टीरियर व्यू लिया जाता है और फ्लेक्स्ड व्यू लिया जाता है। स्पाइन का जो है, स्पाइन का भी हम क्या करते हैं, प्लेन एक्सरे करते हैं। लेकिन अगर हमें दिख रहा है कि पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल साइंस है, नर्व कंप्रेशन वगैरह, देन वी गो फॉर एमआरआई। फिर एमआरआई करवाते हैं पेशेंट की।
इसके अलावा अगर जॉइंट एस्पायरेशन करवा रहे हैं, साइनोवियल फ्लूइड जो है उसको निकाल रहे हैं, तो हमें क्या मिलता है कि जो साइनोवियल फ्लूइड है उसके वो क्या होता है, वो विस्कस होता है। साइनोवियल फ्लूइड हमारे पास विस्कस होता है और इसमें सेल काउंट जो है वो बहुत लो होता है, क्योंकि नॉन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, सेल्स वगैरह इसमें हमें इतने नहीं मिलते। दीज आर द इन्वेस्टिगेशंस नाउ फॉरवर्ड टूवर्ड्स ट्रीटमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रीटमेंट को क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट इज नॉन फार्माकोलॉजिक ट्रीटमेंट एंड अदर इज फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या है कि सबसे पहले तो पेशेंट की काउंसलिंग करेंगे। पेशेंट को काउंसलिंग में क्या बताएंगे, यही बताएंगे कि ओबेसिटी के साथ ये कंडीशन एसोसिएटेड है, तो वेट आपको अपना मतलब कि कम रखना है, ठीक है, और इस जॉइंट को ज़्यादा मूवमेंट नहीं देनी, इस जॉइंट को मतलब रेस्ट करवानी है, इतना वेट आपने नहीं उठाना। और इसके अलावा क्या काउंसल करना है, बताना है कि ये जो है एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, इसका क्योर नहीं है, लेकिन जो है हम डिफॉर्मिटीज़ वगैरह को या इसके आगे प्रोग्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या है, एजुकेशन काउंसलिंग कर दी, पेशेंट को वेट लॉस का बता दिया और डिफरेंट एक्सरसाइज का बताया जिसकी वजह से उनकी जो बोन वगैरह है उसकी स्ट्रेंथनिंग होगी, तो डिफरेंट एक्सरसाइज का बताया। और नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए स्पेसिफिक क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज वगैरह भी बता दी कि फिजियोथेरेपी आपने रेगुलरली करवानी है, और ये सब नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो गई। उसके बाद हमारे पास क्या है, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में ये है कि हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं स्टार्टिंग में। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट क्या है, पेशेंट को सिम्टम क्या है, यहाँ पे पेन हो रही है बहुत ज़्यादा, तो सबसे पहले इसमें हमने क्या देते हैं, बेस्ट इनिशियल एनाल्जेसिक इज एसिटामिनोफेन, एसिटामिनोफेन विच इज़ पैरासीटामोल। इसके बाद क्या दे सकते हैं, एनासिड्स दे सकते हैं। एनासिड्स जो है वो ओरली भी देते हैं एंड टॉपिकल भी देते हैं कि आप जहाँ पे पेन है वहाँ लगाएं भी और खाएं भी। इसके अलावा अगर पेन जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है कि वो इन मेडिकेशंस की वजह से कंट्रोल नहीं हो रहा, देन वी विल गो फॉर इंट्रा आर्टिकुलर स्टीरॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देते हैं। इससे क्या होता है, पेन ये बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, इससे पेन कंट्रोल हो जाता है, लेकिन तब करते हैं जब ये दोनों ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं होते। उसके अलावा नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है विच इज़ इंट्रा आर्टिकुलर हाइलुरोनिक इंजेक्शन, ये भी नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट को दे सकते हैं ट्रीटमेंट। इसके अलावा क्या होता है कि अगर जो है पेन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इतनी पेन बहुत ज़्यादा हो रही है और अब जॉइंट जो है पेन बहुत ज़्यादा हो गई है और डिजीज़ जो है मेडिकेशन से कंट्रोल नहीं हो रही, तो एट द एंड जो है वो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है। इसके अलावा और सर्जरीज भी होती हैं, ऑस्टियोटमी भी एक सर्जरी होती है एंड कार्टिलेज रिपेयर भी होता है। अच्छा, कुछ मेडिकेशन जो है वो डेविडसन में बताई गई हैं, लेकिन कहा गया है कि वो इतनी मतलब यूज़ नहीं हो, तो जल्दी से मैं आपको बताती हूँ उसमें क्या है। कुछ हमारे पास एंटी न्यूरोपैथिक ड्रग्स हैं। एंटी न्यूरोपैथिक ड्रग्स विच कौन सी होती हैं, जो नर्व पेन को कंट्रोल करती हैं। इसमें हमारे पास क्या होते हैं, एक एमिट्रिप्टिलिन होती है, प्रीगैबलिन होती है एंड गैबापेंटीन। तो ये ज़रा पेशेंट को देते नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पेन हो तो दे भी सकते हैं। इसके अलावा कह रहे हैं न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ होती हैं। ये एंटीबॉडीज़ किस चीज़ को न्यूट्रलाइज करती हैं, नर्व ग्रोथ फैक्टर को, लेकिन ये भी जो है वो पेशेंट्स को नहीं देते। इसके साथ जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नाउ विल प्रोसीड टुवर्ड्स अनदर टॉपिक।